नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं SCD2 टाइप के बारे में और यहाँ पे हम आज करने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन कि कैसे हम SCD2 को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाईस्पार्क के अंदर। और यहाँ पे हम करने वाले हैं डेटा लेक के अंदर, डेल्टा लेक के अंदर नहीं करने वाले हैं। तो वहाँ पे अपसर्ट जो कमांड चलती है वो हमारी डेटा लेक में नहीं चलती है। तो बिना अपसर्ट बिना मर्ज कमांड के हम कैसे कर सकते हैं पाईस्पार्क में, तो बिल्कुल हम बेसिक से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए हम सीधा चलेंगे लैपटॉप के स्क्रीन पे। ऑलराइट, तो हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं कि SCD2 होता क्या है। तो SCD2 का मतलब होता है स्लोली चेंजिंग डायमेंशन। ठीक है, स्लोली चेंजिंग डायमेंशन एग्जाम्पल से भी समझने वाले हैं, पहले ये देख लेते हैं स्लोली चेंजिंग डायमेंशन। ठीक है, और यहाँ पे टाइप 2 ये सेकेंड टाइप का स्लोली चेंजिंग डायमेंशन है। इससे पहले हमारा होता है SCD0, SCD1, SCD2, SCD3, इस तरीके से ये चलते रहता है। तो हमारे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है SCD2, मतलब इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, हिस्टोरिकल डेटा के चेंज को कैप्चर किया जाता है। SCD1 में क्या होता है, वहाँ पे कोई डेटा कैप्चर नहीं होता, सीधा डेटा मिला उसको ओवरराइट कर दो। ठीक है, बाकी हम डेटा मॉडलिंग का अब जब क्लास स्टार्ट होने ही वाला है तो वहाँ पे बाकी चीज़ें आप लोग को डिटेल में सिखाएंगे। SCD2, SCD1 सब कुछ, वहाँ ज़्यादा थियोरेटिकल पार्ट होता है, यहाँ हम थोड़ा प्रैक्टिकल करें। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस एंड इफेक्टिव स्टार्ट डेट, इफेक्टिव एंड डेट, ये सब जो ऐसे कॉलम है जो कि सबसे ज़्यादा कैप्चर किए जाते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हमारा हिस्टोरिकल डेटा है ये। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो कि ये हमारा जो है वो है हमारा डायमेंशन टेबल। ठीक है, अब इसमें हमें बताता हूँ इसमें क्या चल रहा है। ठीक है, डेटा समझना ज़्यादा ज़रूरी है, डेटा जब समझ जाएंगे तो उसको इम्प्लीमेंट तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि एक बंदा है जिसका ID 1 है, उसका नाम मनीष है और उसका अभी स्टेटस N दिखा रहा है, मतलब कि वो पहले अरवल इंडिया में रहता था। कब से कब तक रहा है, 15/9/2022 से लेके 25/9/2022 तक, 10 दिन तक ये रहा है हमारा यहाँ पे। तो एग्जांपल थोड़ा सा और पीछे जाके समझ लेते हैं कि हमने एग्जांपल ये है कि स्विगी का हमारा डेटा है। ठीक है, अब स्विगी क्या करती है कि हम जैसे जैसे अपना लोकेशन चेंज करते हैं वैसे वैसे वो डेटा को कैप्चर करते रहती है कि इतने समय तक आप यहाँ थे, इतने समय तक आप यहाँ थे, ताकि उनको एक आइडिया लगता है उनका बाकी ऊपर से ऊपर इसके ऊपर, मतलब डेटा साइंस का मॉडल वगैरह रन होता है प्रिडिक्ट करने के लिए कि कौन सा क्या क्या, मतलब बाकी आगे की चीज़ें आप समझ सकते हो, वो सब चीज़ें होते रहता है। बिजनेस कैप्चर करना चाहती है कि कौन सा कस्टमर जो है कहाँ से कहाँ ज़्यादा माइग्रेट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें समझना चाहते हैं डेटा से। ठीक है, तो उस डेटा को अगर हम कैप्चर रखे, हिस्ट्री नहीं कैप्चर करके रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, या फिर अगर हम सिर्फ डंप रखेंगे और कैलकुलेट करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा प्रोसेस करने में हेवी डेटा को। तो इसलिए डायमेंशन टेबल में इस टाइप की चीज़ें की जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये डायमेंशन टेबल में पहला रिकॉर्ड हमें ये बता रहा है कि मनीष जो है वो अरवल में रहता था 15/9/2022 से लेकर 25/9/2022 तक। अब यहाँ पे देखोगे कि 25/9/2022 को अगर उसको पता करना चाहेगा तो मनीष जो है वो गुड़गांव शिफ्ट हो चुका है। इस तरीके से इनकी डेटा कैप्चर हो रही है सेम ID के लिए। ठीक है, अगली बार अगर वो किसी और सिटी में जाता है तो वहाँ की डेटा कैप्चर हो जाएगी। इसी तरीके से विकास का अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, निकिता का अपडेट नहीं हुआ है, बाकी सारे रिकॉर्ड नहीं अपडेट हुए, सिर्फ मनीष का जो है वो स्टेटस अपडेट हो गया है कि वो पहले अरवल सिटी में रहता था, अभी गुड़गांव सिटी में रहता है। ठीक है, इतना तक चीज़ें समझ गए। अब क्या हुआ कि अब नया डेटा आ गया, अगले महीने कुछ और डेटा हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है वो है हमारा क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजैक्शनल सिस्टम से अपना डेटा आया। ठीक है, ट्रांजैक्शनल सिस्टम से ये डेटा आया है। ये हमारा, इसको हम बोलते हैं फैक्ट टेबल। ठीक है, ये हमारा हो गया फैक्ट टेबल। तो फैक्ट टेबल में आप देख सकते हो कि सेल्स ID, ये तो सेल्स ID जनरेट हुई, वो हमारे काम की नहीं। देखो कस्टमर ID 1 जो है, 1 कौन था, मनीष था, मतलब मेरा नाम था। तो 1 जो है वो 2 बार उसने प्रोडक्ट खरीदी है हमारे इससे पिछले 1 महीने 2 महीने जो भी डेटा है, जितना भी डेटा है उसमें। तो ये इस दिन जब खरीदा तो उसका लोकेशन जो था वो गुड़गांव था, क्योंकि स्विगी में जब हम एड्रेस को सेट करते हैं कि हमें कहाँ चाहिए तो वहाँ से पता चल जाता है कि एड्रेस कहाँ का था और उसने कितने का खरीदा। बाकी और भी बहुत सारे कॉलम्स होती हैं जो कैप्चर की जाती है। ठीक है, बट हम अभी यहाँ पे सीख रहे हैं SCD2 इसके लिए। अब क्या हुआ कि मनीष का देखो एड्रेस जो है 11/3/23 को जब उसने अगली बार परचेज करा तो बेंगलोर से परचेज किया, मतलब कि उसकी लोकेशन जो है वो चेंज हो चुकी है। बाकी देखो जैसे निकिता का है वो दिल्ली से परचेज करा है और इससे पहले भी वो दिल्ली में ही रहती थी। ठीक है, तो उसका कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से राकेश का समझ लेते हैं, राकेश जो है वो जयपुर से ख़रीदा है और जयपुर में ही पहले भी था तो उसका भी डेटा कोई अपडेट नहीं होगा। इसी तरीके से
आयुष जो है, आयुष पहले कहाँ रहता था, मॉस्को में रहता था। अभी आयुष का डेटा देखो वो, नहीं सॉरी, अभी मॉस्को में हो गया है, उससे पहले न्यूयॉर्क में था। तो मतलब कि इसने भी अपनी लोकेशन चेंज करी, तो इसके भी डेटा को कैप्चर किया जाएगा। और इसको इस तरीके से कैप्चर किया जाएगा कि इसका थोड़ा सा ये भर गया है, इसको खाली कर देता हूँ मैं पूरा, ये सब पूरा खाली कर देता हूँ। तो जैसे देखो ये मॉस्को में कब कब शिफ्ट हुआ है, जब डेटा कैप्चर हुआ तो 7/9/2023 को, ठीक है। अब हमें थोड़ी पता है एग्जैक्ट कब वो शिफ्ट हुआ है, लेकिन हम कैप्चर कर सकते हैं हमारे जब वेबसाइट में लॉगिन किया तब से, ठीक है। तो 7/9/2023 को आयुष ने मॉस्को से प्रोडक्ट खरीदी, लेकिन उससे पहले 10/6/2023 तक वो कहाँ पे था, न्यूयॉर्क में था। तो हमारा जो एंड डेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7/9/2023, मतलब जिस दिन वो हमारे अगेन हमारे वेबसाइट से परचेज किया, कुछ भी किया, फूड ऑर्डर किया, तो वहाँ पे इसका इफेक्टिव एंड डेट जो हो जाएगा वो 7/9/2023। इसका मतलब कि आयुष जो है वो 10 जून 2023 से लेके 7/9/2023 तक तो यहाँ पे था, अपना न्यूयॉर्क में था, लेकिन अब वो मॉस्को में आ चुका है। तो मॉस्को में आ चुका है तो उसका बोले थे कि कॉलम एक स्टेटस कॉलम भी होता है, तो स्टेटस उसका पहले एक्टिव था कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, लेकिन अब वो इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि अब वो वहाँ पे नहीं है। अब वो वापस कहाँ पे आ चुका है, मॉस्को में आ चुका है। तो अब मॉस्को वाली चीज़ एक्टिव हो जाएगी और बाकी इनएक्टिव हो जाएगी। तो यही होता है SCD2, ठीक है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं स्पार्क के अंदर, पाईस्पार्क के कोड लिख के, ठीक है। वो हमने लिख लिया है, बस आपको प्रोसेस समझा दिया हूँ, तो अब आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अब डेटाब्रिक्स नोटबुक अकाउंट पे, ठीक है। ऑलराइट, तो देखिए हम डेटाब्रिक्स के नोटबुक अकाउंट में आ गए हैं। ये कोड आप लोगों को नहीं मिलेगा, आपको खुद ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा क्लियर रख देता हूँ मैं। देखो ये डेटा मैं दे दूंगा, ये डेटा जो है ना वो सेम डेटा मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो ये डेटा आपको मिल जाएगा, मतलब बेसिकली डेटा आपको सेम मिल जाएगा, बट कोड आपको खुद ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो sales.df.show, ये सेम डेटा को मैंने वहाँ पे कॉपी कर लिया था। तो अब आपको समझ में तो आ गया कि हम इम्प्लीमेंट क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। और एंड ऑफ द डे क्या अचीव करना चाहते हैं वो भी दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं दोनों डेटा फ्रेम को टू कैप्चर की चेंज क्या हुआ है एड्रेस में, ठीक है। किसका किसका ऐसा एड्रेस है जिसका चेंज हुआ, तभी तो हम कर पाएंगे ना कि हाँ इसका एड्रेस चेंज हुआ तो इसका स्टेटस एक्टिव, इनएक्टिव, डेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट सब फिक्स करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक ज्वाइन लगाया। अब ज्वाइन में कौन सी लगाई है, लेफ्ट ज्वाइन लगाई है, ठीक है। तो लेफ्ट ज्वाइन लगाने के बाद हमारा डेटा इस तरीके से बन जाता है। अब आपको लेफ्ट ज्वाइन अच्छे से समझाया हुआ है, तो सारे कॉलम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन में। और लेफ्ट ज्वाइन का मतलब कि राइट में जो कॉलम एक्स्ट्रा आ जाएगी वो कैप्चर नहीं होगा। जैसे राइट में कुछ कॉलम्स आई होगी जो एक कैप्चर नहीं हुआ होगा, जैसे ये देखो राइट टेबल में, मतलब लेफ्ट टेबल में डेटा नहीं था और राइट टेबल में था, तो इसलिए इसने नन सेट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब देखो मनीष का एड्रेस क्या है, अरवल है, ठीक है। पहले मतलब हमारा जो डिमेंशन टेबल है वहाँ पे अरवल था, मनीष के 2 रिकॉर्ड इसलिए बने। अब देखो आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए लेफ्ट ज्वाइन में, क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड के टेबल में 2 मनीष के रिकॉर्ड थे ना, ठीक है। देखो यहाँ पे मनीष के 2 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये जो है वो डायमेंशन टेबल के एक रिकॉर्ड से जब ज्वाइन करेगा तो वो कितने रिकॉर्ड बना देगा, 2 बना देगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया, लेफ्ट ज्वाइन मारा हुआ है, ठीक है। अब इसी तरीके से जो भी जैसा डेटा था वो लेफ्ट ज्वाइन होके आ गया, ठीक है। अब लेफ्ट ज्वाइन होने के बाद हमने देखो यहाँ पे क्या किया, हमने बोला कि जिसका डिलीवरी एड्रेस जो है वो चेंज हो चुका है, मतलब नॉट इक्वल टू है, उसको पता करो। और उसमें भी सिर्फ उसी को पता करो जिसका स्टेटस एक्टिव था, इनएक्टिव था तो उसका तो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, उसका अब हमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे जिसका स्टेटस एक्टिव है, जैसे मनीष का अभी यहाँ पे अरवल दिखा रहा है और स्टेटस इनएक्टिव है, तो इस रिकॉर्ड को पहले फिल्टर करो, इसको हमारी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत जो है वो मनीष का कोई और रिकॉर्ड होगा, इधर नीचे देखो मनीष का ये रिकॉर्ड जो है वो क्या है, गुड़गांव है, और राइट हैंड साइड में उसी मनीष का लोकेशन जो हो चुका है वो बैंगलोर हो चुका है। मतलब कि ये रिकॉर्ड कैप्चर की जाएगी, लेकिन नीचे वाले भी रिकॉर्ड फिर से कैप्चर नहीं की जाएगी, क्योंकि इसका भी गुड़गांव है और इसका भी गुड़गांव है, ठीक है। तो गुड़गांव से जब बैंगलोर हुआ मतलब चेंज हुआ तो वही रिकॉर्ड कैप्चर किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जब हम इसको रन करेंगे तो ये सिर्फ 2 रिकॉर्ड को कैप्चर करेगा जिसके एड्रेस एक्चुअल में चेंज हुए थे। एक आपको बताया था कि न्यूयॉर्क से मॉस्को चेंज हो गया था इसका, देखो, और एक जो है बैंगलोर से गुड़गांव से बैंगलोर चेंज हो गया था। तो अब ये देखो पूरा डेटा बना लिया खुद से, इतना सारा कॉलम वगैरह सेलेक्ट करके कि इसका इफेक्टिव स्टार्ट डेट कब हो गया, जब उसका सेल्स डेट में जो डेट था, ठीक है, जिस दिन उसने सेल्स करी थी उस दिन का डेट उठा लिया। और यहाँ पे देखो ये पूरा सेलेक्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ कि कौन सा कॉलम क्या है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अभी तक हमने सिर्फ ये कैप्चर कर लिया कि कौन सा ऐसा बंदा है जिसने अपनी एड्रेस चेंज करी है, ठीक है।
लेकिन जो बंदा अपना एड्रेस चेंज किया उसका ओल्ड रिकॉर्ड जो है उसको इनएक्टिव करना पड़ेगा, राइट। अगर इनएक्टिव नहीं करेंगे तो फिर हमारा डेटा हो जाएगा गलत। तो देखिए यहाँ पे यही किया गया है कि पहले तो वही नॉट इक्वल टू वाई फिल्टर किया गया है, और यहाँ पे देखिए अब सिर्फ और सिर्फ उसके इसको इन किया जा रहा है, मतलब जो एक्टिव रिकॉर्ड था उसको इनएक्टिव किया जा रहा है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और इफेक्टिव एंड डेट को किससे सेट किया जा रहा है, सेल्स डेट के कॉलम से सेट किया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हम ये करेंगे तो देखिए जो मनीष का गुड़गांव वाला लोकेशन था वो अभी इनएक्टिव हो चुका है, राइट। इनएक्टिव होना चाहिए था क्योंकि हमारा अभी बेंगलोर वाला एक्टिव हो चुका है, और उसका स्टार्ट डेट तो सेम ही रहेगा जो पहले वो उसने स्टार्ट किया था, लेकिन एंड डेट जो है उसका सेल्स डेट से रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से नल नहीं होगा, नल उसी का होगा जो एक्टिव स्टेट में होगा, ठीक है। तो यहाँ से उसका स्टेटस भी कैप्चर किया गया, उसका स्टार्ट डेट एंड डेट भी कैप्चर किया गया, ठीक है। उसके बाद अब ऐसा है कि हमारे डेटा में कुछ नए कस्टमर्स भी आ गए, ठीक है। तो वो भी हमारे डायमेंशन टेबल में अगर कैप्चर नहीं है तो वो भी हो जाएंगे। वो कैसे होंगे, तो यहाँ पे देखिए एंटी जॉइन लगा हुआ है, लेफ्ट एंटी जॉइन आप लोग को सिखाया हुआ कि कैसे काम करता है। तो लेफ्ट एंटी जॉइन जब करेंगे तो लेफ्ट में सिर्फ वही रिकॉर्ड देगा जो कि राइट में नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया, और इसको उल्टा किया गया होगा। देखो सेल्स डीएफ को ज्वाइन किया गया कस्टमर डीएफ से, ना कि कस्टमर डीएफ को सेल्स डीएफ से, तो उल्टा ज्वाइन भी मत लगा लेना, ठीक है। तो सेल्स डीएफ के वो रिकॉर्ड जो कि कस्टमर डीएफ में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि अच्छा कस्टमर आईडी 6 जो है एक नया एंट्री है, तो इसके नए एंट्री को सेट कर दिया गया, ठीक है। इसका इफेक्टिव स्टार्ट डेट क्या हो जाएगा, सेल्स डेट हो जाएगा, और एंड डेट नल होगा क्योंकि अभी इसका डेटा और भी नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ से इसका सब कुछ कैप्चर हो गया, मतलब नए कस्टमर कैप्चर हो गए, पुराने वाले जिनके अपडेट हुए थे वो भी कैप्चर हो गए, जिनके अपडेट हुए तो उनके स्टेटस भी इनएक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सारे डीएफ को मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से डीएफ को, कस्टमर डीएफ जो पहले हमारा था, मतलब पहले से जो डेटा आया था उसको यूनियन कर रहे हैं। बाकी ये जो तीनों हमें डेटा फ्रेम अभी हमने तीनों बनाया, एक रिकॉर्ड ये वाला, इसके बाद 2 रिकॉर्ड ये वाला और 2 रिकॉर्ड ये वाला, ठीक है। तीनों को हमने क्या कर दिया, यूनियन कर दिया। अब यूनियन जब हम करेंगे तो ये देखिए डेटा हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक गड़बड़ दिखेगा, गड़बड़ ये दिखेगा कि देखो मनीष का डेटा, इसीलिए मैंने मल्टीपल रिकॉर्ड्स ली थी, ठीक है, कि एक एक्टिव कर दिया एक इनएक्टिव कर दिया, इस तरीके से मल्टीपल कॉम्बिनेशन लिए हुए थे। कोई एज केस फेल हो जाएगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो मनीष है वो क्या करता है, गुड़गांव में रहता है, इंडिया है और वो एक्टिव है। लेकिन अभी हम थोड़ी देर पहले जाने थे कि मनीष का लोकेशन जो है वो बैंगलोर में एक्टिव हो चुका है। तो देखो मनीष का लोकेशन बैंगलोर में भी एक्टिव दिखा रहा है और गुड़गांव में भी एक्टिव दिखा रहा है। ऐसा तो केस नहीं हो सकता है, क्योंकि मनीष या तो गुड़गांव में हो सकता है या फिर बैंगलोर में हो सकता है, एक ही जगह हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा कि अब यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, जो हमारा गलत डेटा कैप्चर हो चुका है उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्टार्ट डेट जो है ना वो स्टार्ट डेट देखेंगे कि कौन सा लेटेस्ट है। तो लेटेस्ट हमारा 11 मार्च का है, ना कि 25/9/2022 का है। इसका मतलब कि वो डेटा अपडेट तो हुआ लेकिन यहाँ से डिलीट नहीं हुआ, तो उसको अब हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्रॉप करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम स्टेटस और आईडी और स्टेटस पे पता कर लेंगे कि अगर एक से ज़्यादा एक्टिव है तो उसमें से जो सबसे लेटेस्ट वाला है उसको एक्टिव रखो और बाकी को ड्रॉप कर दो। यही लॉजिक है, ठीक है। तो ये लॉजिक हमने कैसे अचीव किया कि यहाँ पे पार्टीशन कर दिया आईडी पे एंड स्टेटस कॉलम पे, एक्टिव कॉलम पे, ठीक है। एक्टिव कॉलम का YN वैल्यू है, ठीक है, एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया गया है किस पे, इफेक्टिव स्टार्ट डेट पे, ठीक है। यहाँ तक सिंपल। उसके बाद जिसका भी रैंक 2 या 2 से ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे 2 रिकॉर्ड थे लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसको सारे को जितने भी अगर वाई रह गए हैं वो सारे को ड्रॉप कर दो। और फिर हम कॉलम को भी, एक एक्स्ट्रा जो कॉलम था उसको भी ड्रॉप कर दिए। अब देखिए ये फाइनल डेटा आ गया हमारा, यही है SCD2। अब ये क्या हो जाएगा, ये इंसर्ट ओवरराइट हो जाएगा, मतलब कस्टमर DF को सीधा उड़ा दो, ट्रंकेट कर दो और इसको लोड कर दो, बस यही काम करना था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मनीष का डेटा क्या हुआ है। मनीष का डेटा जो है पहले अगर इसको शॉर्ट कर देंगे तो और सही से आएगा। अरवल जो है ये पहले था अरवल, फिर उसका गुड़गांव हुआ चेंज, गुड़गांव में भी अभी वो उसका इफेक्टिव डेट 11 मार्च तक ही था, अब 11 मार्च से वो बेंगलोर में रह रहा है, ठीक है। बाकी जैसे अगर आयुष का भी डेटा कैप्चर हुआ था, चेंज हुआ था, तो आयुष जो है वो न्यूयॉर्क में रहने लगा है, और उससे पहले वो रहता था, नहीं सॉरी न्यूयॉर्क में रहता था, अभी वो मॉस्को में रहने लगा है, ठीक है।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया और उसका एंड डेट भी कंप्लीट हो चुका है। जैसे रजत का डेटा कैप्चर नहीं हुआ था तो वो भी हमारा यहाँ पे डेटा कैप्चर हो गया, मतलब हमने इंसर्ट भी कर लिया, अपडेट भी कर लिया, डिलीट भी कर दिया, सारी चीज़ें कर ली है। और यही होता है SCD2 स्लोली चेंजिंग डायमेंशन। इस तरीके से हम SCD2 को अचीव करते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे कोड नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको डेटा मिल जाएगा। तो आप डेटा से कोड लिखना समझ जाना, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी दिखा ही दिया है आप लोग को सारी चीज़ें। तो आप आराम से कोड देख के भी सीख सकते हो अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन आ रहा है। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, लेफ्ट ज्वाइन लगाओ, लेफ्ट एंटी ज्वाइन लगाओ, सही से कॉलम सेलेक्ट करो, इंसर्ट कॉलम को सही से अपडेट करो, बस आपका काम हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में आप लोग को SCD2 समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।